आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग क्लास 7 और आज का जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी भूगोल, जिसका पूर्णांक है 70, समय है 2 घंटा। तो चलिए सबसे पहले इन प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तत्पश्चात इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर है वो एक एक करके देखेंगे। ठीक, तो ये प्रश्न पत्र पहले खाली स्थान है, फिर उसके बाद आपको 2 नंबर का प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न देख सकते हैं। अगर आप इन प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए इनकी तैयारी करते हैं तो आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में एक तरह से कहा जाए तो ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। अतः आप सभी इस प्रश्न पत्र के उत्तर को या उत्तर को अपने कॉपी में लिखकर इसको आप रिवाइज करते रहिए। अगर आपको हमारे चैनल पर हर तरह के एक तरह से कहा जाए तो हर क्लास का जो क्वेश्चन पेपर होता है यह उपलब्ध है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पर भी देखकर आप वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, उत्तर पुस्तिका में लिखना है। रूढ़ अंचल का प्रधान खनिज क्या है? तो ये हो जाएगा आपका कोयला। पहले ही नदी को स्वर्ण किरण नदी कहा जाता है, किस नदी को? था हांगहो नदी। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। ग्लोब का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री। अंगर नंबर हिमालय डैश श्रेणी की पर्वत है? तो मोरदान श्रेणी की। पृथ्वी का सर्वाधिक सागर कौन सा? तो मृत सागर। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 44,57,900 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपके यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है कि नदी का उद्गम किसे कहते हैं? तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि नदी की सृष्टि जहाँ से होती है, यानी नदी का जहाँ से जन्म होता है उसी जगह को नदी का उद्गम कहा जाता है। नदी का मुहाना किसे कहते हैं? तो नदी जहाँ पर जाकर गिरती है, जहाँ से जन्म ली तो उद्गम हो गया, पर जाकर जहाँ पर गिरेगी, कोई सागरे में मिलेगी, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। कैनियन किसे कहते हैं? कम वर्षा वाले पर्वतीय शुष्क क्षेत्रों को, इस तरह के गहरे संकरे घाटियों को कैनियन कहते हैं। यूरेशिया किसे कहते हैं? तो एशिया महादेश को यूरेशिया कहा जाता है, यानी यूरोप और एशिया। ठीक, ध्यान रखिएगा, यूरोप और एशिया को मिलाकर जो भाग बना है उसी का नाम यूरेशिया बतलाया गया है। उपसौर किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घवर्तीय कक्ष में करती है, यानी पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घवर्तीय कक्ष में करती है, यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा होगा। ठीक है, मिस्टेक हो, सूर्य की परिक्रमा दीर्घवर्तीय कक्ष में करती है। जब पृथ्वी और सूर्य के पास की जो दूरी होगा ना, सबसे अधिक होगा। ठीक, 15 करोड़ 20 लाख, तो एक तरह से कहा जाए तो उसको उपसौर कहते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो मुख्य मध्याह्न रेखा के समानांतर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई कल्पित रेखाओं को ही तो देशांतर कहते हैं। आगे देखिएगा, पर्वत किसे कहते हैं? तो धरातल का सबसे ऊंचा भूभाग जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से अधिक होती है, जिसमें एक या एक से अधिक चोटियां पाई जाती है, उसी को पर्वत कहा जाता है। आगे देखिएगा, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के उत्पत्ति के समय पृथ्वी एक आग का गोला था,
धीरे धीरे वह बड़ा होने के बाद कठोर और आग्नेय में बदल गया, जैसे ग्रेफाइट, बेसाल्ट इत्यादि। इसी प्रकार के सब चट्टान। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल में विभिन्न तरह के अवांछनीय रासायनिक एवं जैव रासायनिक पदार्थों के मिल जाने के कारण पानी मनुष्य और अन्य प्राणियों के व्यवहार में प्रयुक्त होने लायक नहीं रहता है। तो समझिए, इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। जब व्यक्ति प्राणी और मनुष्य के लिए किसी काम का नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? जल प्रदूषण कहलाएगा। वायु दबाव किसे कहते हैं? तो प्रत्येक भौतिक वस्तुओं की भांति वायु में भी भौतिक वस्तुएं हैं जो कि गैस, जलवाष्प एवं धूल कणों से मिलकर बनी होती है। क्योंकि इन सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ भार अवश्य है, इसीलिए वायु में भी भार है तो जो हमारे ऊपरी दबाव डालती है। मक्का रेखा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मक्का रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री ठीक दक्षिणी गोलों पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है, वही तो मक्का रेखा है। सिंपल भाषा में कहिए, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को ही मक्का रेखा कहा जाता है और उत्तर में कर्क रेखा 23.5 डिग्री। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा पृथ्वी के ठीक बीचों बीच पूरब से पश्चिम तक फैली है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तरी भाग में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग में दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर, निम्न प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं। ठीक, यह अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बीच आपको अंतर दिखलाना है। तो यहाँ पहला अंतर है अक्षांश में कि अक्षांश रेखा परस्पर समानांतर होती है, जबकि देशांतर रेखा परस्पर समानांतर नहीं होती है। अक्षांश रेखा का मान ध्रुव की ओर बढ़ जाता है, जबकि भूमध्य रेखा ध्रुव की ओर दूरी क्रमशः घटती जाती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है, जबकि देशांतर की कुल संख्या 360 है। ये था अंतर। आप सभी को ये बतला देना अति आवश्यक होगा कि इस पेपर का समाधान क्लास 7 की छात्रा अनुराधा कुमारी गोंड जी ने की है। अतः उन्होंने अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के दम पर इन सारे प्रश्नों का देख सकते हैं कैसे समाधान किया है। अतः आप सभी को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा, सहायक पूर्ण लग रहा होगा, सहायता आपके लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो भैया जी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन जो पैसा लग रहा है आपका, उल्टे आपको एक से एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप अगले क्लास में जा सकते हैं, अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियों का संक्षेप वर्णन करें। तो पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब की पेटियां पाई जाती है, जिनमें से 4 उच्च वायुदाब की पेटियां हैं, जबकि 3 गो निम्न वायुदाब की पेटियां हैं। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उत्तरी आयन देशीय उच्च वायुदाब की पेटी, दक्षिणी आयन देशीय उच्च वायुदाब की पेटी, ऐसे लिखी इन्होंने। मैदान किसे कहते हैं? तो भौगोलिक दृष्टि से मैदान उस भूमि क्षेत्र को कहते हैं जो समतल हो, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर से कम हो। ठीक, तो उसी को एक तरह से हम लोग कहे तो मैदान कहेंगे, यानी सिंपल भाषा में जो 300 मीटर से जिसकी ऊंचाई कम होता है वह एक तरह से मैदान में गिना जाता है। नदी का प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी का कार्य आगे बढ़ना है। ठीक, नदी अपने स्रोत से मिट्टी, बालू, छोटे छोटे कंकड़ एवं बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर आगे बढ़ती है। यही नहीं, नदी का कार्य क्षय कार्य भी है, और इसी तरह कंकड़, बालू, मिट्टी जैसे उच्च स्थलों से नीचे अंचल की तरफ बहाकर लेकर चली जाती है, और यह काम वहन कहलाता है। यानी कि चट्टानों को तोड़ने फोड़ने का काम जो है वह अपक्षय, ढोने का काम वहन, और ले जाकर जमा करने का काम वह संचय का है या निक्षेपण का है। ठीक, क्लियर भाषा में।
मिट्टी प्रदूषण रोकने के क्या उपाय हैं? तो मिट्टी प्रदूषण निम्नलिखित विधियों द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं आप लोग। ठीक, धार का मतलब सॉरी घर का कूड़ा सही जगह पर फेंकना, पॉलीथीन के बदले कागज और जूट के थैले का प्रयोग करना, अपने घर के आंगन बगीचे रास्ते के किनारे अधिक से अधिक पेड़ पौधे को लगाना, खेतों में जैविक खाद का अधिकाधिक उपयोग करना, स्कूल या घर के पास के लोगों को सचेत करते रहना। भूमध्यरेखीय जलवायु की यहाँ विशेषता दिया है जी। तो भूमध्यरेखीय जलवायु आमतौर पर पूरे वर्ष गर्म और ढीली रहती है। यहाँ वर्षा वनों के लिए आदर्श मौसम है और इसीलिए दुनिया के अधिकांश वर्षा वन इसी क्षेत्र में स्थित है। गर्म मौसम के साथ बारिश के कारण भूमध्यरेखीय जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो जाती है। यहाँ कारण बताना है कि पामीर के पठार को दुनिया का छत क्यों कहते हैं। तो एशिया के मध्य में संसार का जो सबसे ऊंचा पर्वत और पठारों का क्रम फैला है। एशिया के मध्यवर्ती भाग में पामीर का पठार अवस्थित है। यह पठार विश्व का सबसे सर्वोच्च पठार माना जाता है और इस पठार के चारों ओर वलित पर्वतों का क्रम फैला हुआ है। यह पठार विश्व में ऊंचा होने के कारण इसे दुनिया का छत कहा जाता है। मुर्दार पर्वत में जीवाश्म पाए जाते हैं क्यों? तो मुर्दार पर्वत का निर्माण उथले समुद्र से हुआ है और उथले समुद्रों में न अनेक प्रकार के प्राचीन जीवों के अवशेष मिलते हैं। नदियां भी इसी समुद्र में तरह तरह के जीव जंतु और वनस्पतियों के सड़े गले अवशेषों को मलबे के साथ समुद्र में तह के ऊपर रूप में यह जमा करती है और यही कारण है कि मुर्दार पर्वत जैविक पदार्थों का अवशेष पाया जाता है। यानी जो भी जीव जंतु होते हैं उन सभी को जो उनके अंश होते हैं सड़े गले, उसको नदियाँ क्या करती है, लाकर किनारे पर जमा करती है और इस तरह से एक पर्वत का निर्माण होता है जो कि मुर्दार पर्वत होता है, जिस पर तह के से। एशिया की जलवायु चरम है क्यों? तो एशिया में कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक और भूमध्यसागरीय जलवायु है जिसमें साल भर गर्मी पड़ती है और जल वृष्टि होती है। तो वहीं दूसरी ओर टुंडा जैसी शीतल जलवायु है जो एक और संसार में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भारत के अंतर्गत मेघालय का वो जो चेरापूंजी एवं मौसिनराम है। तो वहीं दूसरी ओर गोबी हो, अरब और थार के मरुस्थलों के शुष्क प्रदेश जहां वर्ष में कभी कभी ही बादलों के दर्शन होते हैं। जापान को उदीयमान सूर्य का देश क्यों कहा जाता है, उगता हुआ सूरज का देश? तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण स्थानीय समय में काफी अंतर और देखने को मिलता है। जो हम लोग पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं, प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर पार कीजिएगा तुरंत 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। क्योंकि जापान विश्व के पूर्वी छोर पर नहीं स्थित है, अतः सबसे पहले सूरज की किरणें यहीं दिखलाई देती है, इसीलिए इसे उदीयमान सूरज का देश कहा जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। अगर आपको किसी पेपर की आवश्यकता है वीडियो का तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप किसी भी क्लास के क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए या और कोई भी चीज़, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाना होगा और वहाँ पर जाकर आप क्लास वाइज या साल वाइज चाहे तो पेपर को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।